क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनें हैं इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी गई है, मशीन लर्निंग नाम की प्रोसेस डाल दी गई है। ये मशीनें अब मशीनें नहीं रही, ये मशीनें सोचती हैं, देखती हैं, समझती हैं और इतनी बेईमान हो गई हैं और धोखा देती हैं। इतनी बेईमान है कि जब इंस्पेक्टर आता है इनको चेक करने के लिए, ये ईमानदार हो जाती है। नहीं, और जहाँ पे जीतते हैं, जहाँ पे जीतते हो, जहाँ पे जीते पड़े हो, अगर ईवीएम से घोटाला हुआ है तो वहाँ से इस्तीफा दो। बोलो। वापस एक बार मुद्दे पर आ जाते हैं क्योंकि हम BS औलख है, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं लुधियाना से आया हूँ, पंजाब से साइंटिस्ट राइट जी साइंटिस्ट हूँ। वहाँ पंजाब का बच्चा मुझे जानता है, मेरे वीडियो देखता है और मेरे विचार भी सुनता है। मैं आपको बताऊँ 126 केस चल रहे हैं ईडी के, 118 केस अपोजिशन के खिलाफ हैं, 124 केस चल रहे हैं CBI के, उसमें से 121 केस अपोजिशन के खिलाफ हैं। इसका मतलब है सारे ही बेईमान जो हैं वो अपोजिशन में हैं। जो भी मोदी की वॉशिंग मशीन के डिटर्जेंट से धुल जाता है वो साफ़ हो जाता है। रही बात मोदी की गारंटी की, ऐसी ही गारंटी एक ज़माने में हिटलर ने दी थी 1000 साल की, उसकी 1000 साल की गारंटी कुछ ही सालों में छुई मुई हो गई। मोदी की खुद कोई गारंटी नहीं है, उस दूसरों को क्या गारंटी देगा। इसलिए क्या है, ये मोदी का जाने का वक्त आ गया है। राम जी का मंदिर बनाया, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बनाई। शंकराचार्य जी ने कहा था वहाँ भूत प्रेत आएंगे, पिशाच, तो वहाँ तो खुद ही भूत प्रेत पिशाच खुद ही पूजा करने चले गए अंदर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मंदिर बनाने से और दूसरे ऐसे ऐसे स्कैंडल अभी सामने वाले हैं। पंजाब और हरियाणा में तो बीजेपी अब साफ हो गई, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। अब धीरे धीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगी, सारी दुनिया में साफ हो जाएगी। अगर ईवीएम छोड़ के आए, मोदी छोड़ के आए, अगर पर्चियों की गिनती करवा दे, मैं दावे से कहता हूँ 100 सीटें पार नहीं होंगी। बाबूजी ने अभी बोला, ईवीएम खत्म, बाबूजी ने बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है। राम मंदिर स्कैम, स्कैम, हाँ बिल्कुल इस बात पे जोर दिया जाए। राम मंदिर स्कैम, मतलब राम मंदिर को आप स्कैम बोलते हो, घोटाला बोलते हो, ये तो आपकी सोच है। वो साइंटिस्ट हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। अरे साइंटिस्ट जो भी हो, लेकिन सोच कैसी है? राम मंदिर स्कैम मतलब धर्म, आपने बोला है। रिकॉर्डिंग दिखाओ, रिकॉर्डिंग दिखाओ, रिकॉर्डिंग वो स्कैम होता है। स्कैम बोला आपने फिर ये भी बोला आपने फिर आपने बोला आधे अधूरे राम मंदिर में, आधा अधूरा मंदिर और आधा एक मिनट और एक मिनट बाबूजी, अरे साइंटिस्ट साहब सुन लो, ऐसी बात नहीं। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो गर्भगृह के अंदर हुई है और गर्भगृह के अंदर बाल रूप है। हम शंकराचार्य के साथ हैं, जो शंकराचार्य ने बोला। गर्भगृह के अंदर बाल रूप है, ठीक है। कोई शंकराचार्य ने मना नहीं करा, सिर्फ एक शंकराचार्य ने मना करा जो इलेक्शन लड़ने के लिए गए थे और उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था इलेक्शन लड़ने से क्योंकि वो कैपेबल नहीं थे। गर्भगृह कंप्लीट था, गर्भगृह कंप्लीट होना चाहिए, गर्भगृह कंप्लीट होना चाहिए। एक मिनट बोलने पे माफी मांगनी पड़ेगी। मेरी बात सुन लो। शंकराचार्य जी अभी, एक मिनट बात तो सुन लो भाई। शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बोला, निश्चलानंद जी ने बोला कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती, वहाँ भूत प्रेत पिशाच आ जाते हैं, प्रभु नहीं आते हैं। इनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है। ये मंदिर पूरा करके भी तो करवा सकते थे ना, देश में कोई इमरजेंसी तो नहीं लगी हुई। गर्भगृह कंप्लीट होना चाहिए, वो है, गर्भगृह कंप्लीट हो गया है। मैं शंकराचार्य से बड़ा विद्वान नहीं हूँ इस मामले में। शंकराचार्य ने बोला ये गलत है तो हम शंकराचार्य को मान, चारों शंकराचार्य, कोई नहीं आया। तीन पहुंचे थे, तीन पहुंचे थे, कोई नहीं आया शंकराचार्यों में से, कोई नहीं आया। शंकराचार्य आए नहीं वहाँ, शंकराचार्य ने अपनी मंजूरी ही नहीं दी, अभी तक नहीं दी। वो बोले हम जाएंगे जब मंदिर पूरा होगा। ये शंकराचार्य ये बयान है। आप भी फिर विपक्ष की तरह मानते हैं कि पॉलिटिकल स्टंट था राम मंदिर? हाँ, पॉलिटिकल स्टंट था, पॉलिटिकल, वो वोटों के लिए था। वहाँ जो रामलला इन्होंने बैठाया है वो राम जी का अवतार नहीं लेके आए, ये लोग अपना इलेक्शन मैनेजर लेके आए। हम राम जी को मानते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में रचियो। जो दशरथ का बेटा था हम उनकी भी इज्जत करते हैं, जो घटघट राम मंदिर नहीं बनता, राम मंदिर नहीं बनता, इज्जत करते हैं। इज्जत करते तो ऐसा बातें नहीं करते। मक्का मदीना क्यों बना है? मुस्लिमों के लिए आज भी मुस्लिम जाते हैं, मक्का मदीना क्यों जाते? एक राम, भगवान राम का एक मंदिर बनाना क्यों दोष है क्या हिंदुओं के लिए? हाँ, ये 500 सालों का इतिहास, ये लोग बोल दिया, ये लोग धन को भी ले गया, मेरा धर्म को भी
मेरा धर्म को भी ये लोग दबाने का कोशिश कर रहा है। आज 500 सालों तक ये हिंदू अपना मंदिर के लिए तरसते रहा, ये मोदी जी आए तो मंदिर बनाए। ये लोग का ये पॉलिटिकल स्टंट था, अगर राम मंदिर क्यों बनाए? मुझे राम मंदिर, एक मिनट, राम मंदिर पॉलिटिकल नहीं था, एक आस्था का विषय था। लोग कहते हैं मोदी ने बनवाया, मोदी ने तो नहीं कहा मैंने बनवाया, ठीक है, जनता के पैसों से बनाया है, कोर्ट ने फैसला दिया जनता के पैसों से। और इन्होंने तो उसको भी बोल दिया स्कैम। पहली बात तो हम राम को लेके आए, वो राम को लेके आने वाला कौन होता है भाई? भाजी उन्होंने नहीं बोली। वेबसाइट अरे अरे सुन लो पहले, अरे सुन लो ये नारा नहीं था, नारा ऐसा था जो राम को लाया है उसको लाएंगे। अरे सुन लो पहले, अरे भाजी सुन लो पहले, अरे सुन तो लो, अरे सुन लो पहले, मोदी ने नहीं बोला, ये कन्हैया मित्तल ने बोली थी ये बात, जो राम को लाए उनको लाएंगे, जो मर्जी खिलाओ, ईवीएम के बिना खिलाओ यार। और जहाँ पे नहीं, और जहाँ पे जीतते हैं, जहाँ पे जीतते हो, जहाँ पे जीते पड़े हो, अगर ईवीएम से घोटाला हुआ है तो वहाँ से इस्तीफा दो। बोलो वापस एक बार मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि आप साइंटिस्ट, आपने मुझे बोला आपने बड़ा साइंटिस्ट मेरे को लगता नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा फिलहाल अलग करते हैं। नहीं लगता भाई, मेरे को भी नहीं लगता। बताइए तो कैसे लिखा है? अब बात करो। हाँ, राम मंदिर का फिलहाल मुद्दा, एक सेकंड को यार, राम मंदिर बनना था, बन गया। फिलहाल हम देश के मुद्दों की बात करेंगे, जो लगातार बेरोजगारी, महंगाई की जो बात होती है कि मोदी गवर्नमेंट में 2014 के बाद महंगाई, बेरोजगारी जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? देखिए जी, इस समय जो हमारे देश की इकानमी की हालत है, जो कर्जा हमारा बढ़ गया है, 55 लाख करोड़ से 160 लाख करोड़ हो गया है। हर बंदे 205 करोड़, चलो जो भी है, 1.5 लाख रुपया हर बच्चे के ऊपर आता है, ऐसा आंकड़ा मैंने सुना है। 1.5 लाख रुपए? हाँ, हर बच्चा, छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो भी 1.5 लाख का कर्जाई है। तो अगर मोदी जी एक बार हो जाएंगे तो हमारी इकानमी आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, हमारा हाल भी पाकिस्तान श्रीलंका वाला हो जाएगा। हम चाहते हैं, देखो हम ये नहीं कहते, देखो फिर भी हम मोदी के भी विरोधी नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि मोदी जी तुम जीत के आओ यार, ईवीएम के बिना जीत के दिखा दो ना। हाँ, ईवीएम के बिना जीत के दिखा दो। तो जहाँ पे जीते हैं, दिल्ली जीते, पंजाब जीते, कलकत्ता जीते, जहाँ भी जीते, वहाँ से इस्तीफा दे दो, वहाँ से इस्तीफा दे दो। ईवीएम में दिक्कत है। अरे भैया, मैं भी आपके साथ सहमत हूँ, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो। मैं भी आपके साथ सहमत हूँ। उनको इनकी इस्तीफा दे दो, मान के उनको देना चाहिए, उनको देना चाहिए इस्तीफा। ये अगर ऐसी बात है, हाँ मैं बोलता हूँ उनको तो ईवीएम पे पहली बात है, इंडिया गठबंधन को इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए था ईवीएम के ऊपर। ईवीएम को लाने वाला कौन था ये भी आपको पता? हाँ, कांग्रेस लाने वाली थी ना। मैं बताता हूँ, ये स्कैंडल हुआ था 2015 में, 26 सितंबर 2015 को। 2015 में, 2014 में मोदी जी आए थे। सुनो बात सुन लो। अब विज्ञान की बात हो रही है ना, अब विज्ञान पे आते हैं। अब विज्ञान की बात हो रही है ना, आपको मेरे वैज्ञानिक होने का सर्टिफिकेट चाहिए ना, मैं अभी देता हूँ। नहीं, मैं बातों से देता हूँ। हुआ क्या, हुआ क्या है, 26 सितंबर को एक घोटाला पकड़ा गया था अमेरिका में। वो था गाड़ियों का घोटाला था, वॉक्सवैगन कंपनी का, $34 बिलियन का घोटाला पकड़ा गया था। उसमें क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनें हैं, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी गई है, मशीन लर्निंग नाम की प्रोसेस डाल दी गई है। ये मशीनें अब मशीनें नहीं रही, ये मशीनें सोचती हैं, देखती हैं, समझती हैं, और इतनी बेईमान हो गई हैं और धोखा देती हैं। इतनी बेईमान है कि जब इंस्पेक्टर आता है इनको चेक करने के लिए, ये ईमानदार हो जाती हैं। ये स्कैंडल पकड़ा जा चुका है, $34 बिलियन का जुर्माना वॉक्सवैगन कंपनी को लग चुका है इसके ऊपर। बॉस कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया था 2004 में, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, मशीन लर्निंग आई। अब क्या है कि ये हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीन पे भरोसा नहीं कर सकते, आपके माइक पे भी नहीं कर सकते, आप मोबाइलों पे भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स नाम ही फ्रॉड हो गया है, इसलिए ये बात तो हमेशा उठेगी कि जहाँ पे विपक्ष की सरकार है वहाँ आपका साइंस कहाँ जाता है फिर? वहाँ क्या होता है कि छोटे स्टेटों में जो हार जाते हैं, इनको वहाँ बेईमानी करने की जरूरत नहीं है। जहाँ में वहाँ पूछ के हारते हैं बीजेपी? नहीं, वहाँ मशीनों का इस्तेमाल ही नहीं होता। मतलब वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे बैलेट होता है इनके हिसाब से। नहीं, वहाँ पे बैलेट होता है, नहीं होती। मतलब एक बात बताइए, दिल्ली तो भारत का दिल है, यहाँ पे क्यों हुआ? आप बताइए, ये सीटों को नहीं छोड़ेगा। अगर इतना ही देश गलत तरीके से चल रहा है, इतनी ही तानाशाही है, तो फिर 2024 में फिर तो सरकार बदलनी चाहिए। कौन आएगा फिर? देखो, सरकार तो बदलनी चाहिए, हम तो ये मानते हैं। कौन आएगा फिर? हाँ? अगर तो ईवीएम पे इलेक्शन होती है, नहीं, मैं चेहरा पूछ रही हूँ, ईवीएम हटाओ, चेहरा बताओ, जनता के पास विकल्प क्या है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि ये जो तानाशाही सरकार ना आए,
कोई भी आए, राहुल गांधी आ जाए, कैसे आ सकते? नहीं देखो कोई भी कोई ना बताएंगे ना वो चेहरा। अरे भैया वो इलेक्शन के बाद तो डिसाइड करेंगे ना, डिसाइड करेंगे अब ना। मैं बताता हूँ कैसे, जिसकी सीटें जिस पार्टी की सीटें सबसे ज्यादा आएंगी उसमें राहुल गांधी नहीं आए, फिर कौन चेहरा होगा? ममता बनर्जी होंगी, अखिलेश यादव होगा, तेजस्वी यादव होगा, कौन चेहरा होगा? बहुत सारे चेहरे सर, विपक्षी पार्टी पूरा इंडी गठबंधन बैठा है मतलब प्रधानमंत्री जो उसके बनने लायक के नहीं लिए। होगा वो होगा। अगर इंडिया गठबंधन आया तो इस बार हमको दलित प्रधानमंत्री मिलने वाला है, ये तय मानो। बहुत बढ़िया। दलित प्रधानमंत्री मिलने वाला है। चेहरा जनता फेस चाहती है कि कौन होएगा, अगर मोदी नहीं तो कौन, ये सवाल हमेशा से उठता तो है। मल्लिकार्जुन खड़गे में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं कोई बुराई नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो वही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर बाई चांस उनकी सीटें नहीं आई, लेकिन क्या आप इस बात से मानते हैं, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जितने लोकप्रिय हैं, क्या जनता उन्हें चुनेगी? आप मुझे बताइए, चुनेगी जनता? आप मुझे ये बताओ, जब मोदी को मुख्यमंत्री बना के भेजा गया था गुजरात में, मोदी को कौन जानता था? वो तो मेहरबानी होगी ना अटल बिहारी वाजपेयी की, तो मोदी दुनिया का हीरो हो गया। जैसे उनको मौका मिलेगा वो भी हो जाएंगे। खड़गे जी को गलत तो कह ही नहीं रहे, खड़गे जी को हमने गलत कहा ही नहीं, हमने कहा बने, लेकिन बाई चांस कांग्रेस को सीटें नहीं आई, फिर कौन बनेगा? बड़ा दल कौन होगा? बड़ा दल कौन होगा? मोदी जी के जितने दोस्त थे, मोदी जी के जितने दोस्त थे, प्रवीण तोगड़िया, संजय जोशी, सबके सब स्टार थे। मोदी जी तो खुड्डे लेने लगे हुए थे, इनको तो कोई जानता तक नहीं था। जब ये हीरो बन सकते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे खीड़ो हीरो क्यों नहीं बन सकते? सीधी हमने कुछ गलत बोला? ठीक है, आपने खड़गे जी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। जो ये 10 साल का कार्यकाल रहा है पिछला मोदी जी का, इसमें जनता के लिए कुछ कर पाए या नहीं? आप अपनी नजर में बताइए, आप साइंटिस्ट, आपने बोला, आपने क्या ऑब्जर्वेशन? आप मैं आपको बोलता हूँ, आप खुद फैसला करो। 2016 नहीं, मैं आप मुझे ऑब्जर्वेशन बताइए, आपने क्या आपको डाटा दे रहा हूँ, मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। 2016 में नोटबंदी आई, बाद में बुरी किस्मत से कोरोना भी आ गया, फिर लॉकडाउन हो गए। आज क्या है कि पिछले 6 सालों से जो बच्चे 15,000 रुपया महीना कमाते थे, आज भी उनकी सैलरी 8 सालों में 15,000 रुपये अटकी हुई है। उनके बच्चे जवान हो गए, उनके खर्चे बढ़ गए। आप लोगों के पास बैठो, लोगों का दर्द सुनो। लोग करा रहे हैं इस सरकार में, आमदन किसी की बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई है, आसमान को पहुंच गई। 400 रुपये का सिलेंडर 1200 को पहुंच गया। पेट्रोल जो 60 रुपये से 100 रुपये के ऊपर चला गया। हर चीज़ है, फौज की नौकरी, जय जवान जय किसान का नारा लगाते थे। आज जो फौजी हैं, जवान हैं, मोदी जी जवान को भी खा गए, मोदी जी किसान को भी खा गए। गोलियां चली 21 तारीख को, जिस दिन शंभू बॉर्डर पे गोलियां चल रही थी, मैं वहाँ था। उस दिन मैं वहाँ था, मैंने अपने आंखों से चलती हुई देखी हैं। मैंने लोगों के पैर फटे हुए देखे। हम उनकी पट्टियाँ करते थे, हम वहाँ उनकी पट्टियाँ कर रहे थे। और लोगों की हिम्मत देखो, उस दिन जिसको जख्मी हुए लड़के खड़ा नहीं होया जाता था, वो भी बोलता था मैं फिर वहाँ जाऊँगा। और लड़के वहाँ जाते थे। एक बुजुर्ग आदमी के जहाँ लगा, आगे वो जो होता था उनका, वो जहाँ से फट गया, उसको बोला मैं फिर जाऊँगा, उतनी देर में गिरा और बेहोश हो गया। उसको हमने राजपुरे वाले हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में भेजा। आप युवाएं क्या कहना चाहेंगे? सर की बातों में कितनी सच्चाई लग रही है? हम ये कहना चाहेंगे, बता दीजिए पहले, फिर अपना नाम से शुरू। अमित रॉय, अमित जी बताइए, कितनी बात सच है? सर ने जितनी सारी बातें बताई, कितनी आपको सच लगी? ये अंकल जो कह रहे हैं किसान आंदोलन के बारे में, बिल्कुल सही कह रहे हैं एकदम। और साफ सी बात ये है, 100 बातों की एक बात है कि जीतेंगे मोदी। जीतेंगे मोदी? जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? वो बोल रहे हैं कि ना रोजगार दे रहे हैं, महंगाई इतनी कर दी, ना इनकम बढ़ रही है, फिर कैसे आएंगे मोदी? मोदी जी ऐसे आएंगे, इन्होंने, आपने अंकल ने बताया था ना, मशीनों के बारे में बताया था, वो एकदम सही बताया था। सही बताया था। जी, कौन से स्टेट से, आप कौन से राज्यों से आते हैं? हम यूपी 17 से हैं। हाँ, और मैं वही सवाल दोबारा है, जहाँ पे जीते हो वहाँ से इस्तीफा दे दो, देना चाहिए। दे दो। मैं आपके साथ सहमत हूं। मैं इस भाई से भी कह रहा हूँ यार। इस बात में कितनी सच्चाई है कि मतलब कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल भी? आप एक युवा हैं, आप कैसे देखते हैं सरकारी नौकरियां? क्या आप भी मानते हैं? जी हम ऐसे देखते हैं, हम भाइयों में भाईचारा में बैठते हैं, उठते हैं तो सुनते हैं, इसलिए हमें पता चला है। और ये जो अंकल, ये इन अंकल की बातों में भी बहुत दम है, ये ठीक कह रहे हैं एकदम। और वैसे हमें ये लगता है मोदी हार ही नहीं सकते, वो तो क्यों नहीं हार सकते, क्योंकि हम यकीनन पर हार ही नहीं सकते। आज तक वो जीतता है तो जीतेंगे ही मोदी जी। ईवीएम खराब है? हाँ जी, ईवीएम खराब है। उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है। वही बात सर क्या कहना चाहिए? हाँ, चाहता हूँ सर, नाम बता दीजिए सर, नाम से मेरा नाम लव श्रीवास्तव है। बताइए क्या? सर ने अभी कहा था ईवीएम के वही बारे में बोला था, वेलवेट पेपर, हाँ वेलवेट पेपर के लिए कहा था, चुनाव के लिए कि वेलवेट पेपर से चुनाव करना चाहिए। ठीक है, अभी तो 24 में मोदी आ रहे हैं, ये तो कन्फर्म है, पूरी जनता उन्हीं को ही लेकर आएगी। ठीक है, 2029 में
मोदी या योगी, हम दोनों उनमें से किसी एक का चारा तो हम करेंगे ही करेंगे, मोदी तो है ठीक है। नहीं, हाँ, उन्नति में करेंगे। अगर विपक्ष में जितने भी हैंगे, अगर वो अब क्या नाम है बैलेट पेपर से भी हार जाते तो क्या वो क्या नाम है उस पर एफिडेविट पे लिख कर देंगे कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। छोड़ देंगे। मैं आपके साथ सहमत हूँ। हम कहते हैं आप हर चीज के